नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात प्रारंभ कर चुके थे। हम देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे भारत के संविधान के निर्माण के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम बात कर रहे थे क्या भारत के निर्माण, भारत के आजादी से पूर्व भारत के लिए जो नियम बनाए गए, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम बनाए गए, जो ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए जो नियम बनाए गए, वो किस प्रकार से नियम बनाए गए थे। भारत के संविधान बनने से पहले भारत में जो कानूनी व्यवस्था थी, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए नियम, रेगुलेशन और चार्टर बनाए गए। किस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में आकर के एक राजनीतिक कंपनी बन गई, जिसने भारत में अपना राजनीतिक विस्तार किया, किस प्रकार से भारत को उपनिषद बना लिया, किस प्रकार से भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। इस प्रकार की हम बात पिछली क्लास में प्रारंभ कर चुके थे। हमने देखा कि भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा जो पहला नियम बनाया गया, पहला कानून बनाया गया, वो था 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर एक्ट था, जिसमें भारत के लिए जो बंगाल में जो गवर्नर का पद था, उसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर का पद बनाया गया, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। 1773 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई। जो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था लॉर्ड इम्पे। तो इस प्रकार से हमने बात की। उसके बाद हमने देखा 1784 का फिक्स इंडिया एक्ट, जिसमें भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक कार्य करने के लिए कहा गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, उसे वाणिज्य कार्य करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ कब से होता है, तो 1784 के फिक्स इंडिया एक्ट के तहत होता है। आज हम बात करेंगे उसके बाद जो चार्टर एक्ट, जो नियम, जो कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए, उनके बारे में। तो हमने कल बात की थी जो 1773 का जो चार्टर एक्ट था, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम भारत के संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे थे। संविधान का इतिहास, हम इसकी चर्चा शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने कल देखा कि जो 1773 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए शासन करने का अधिकार दिया गया था। तो जो 1773 में 20 वर्ष का जो नियम बनाया गया, उनको अधिकार दिया गया, वो पूरा होना था 1793 में। तो 1773 प्लस 20 क्या होता है, 1793 आता है। तो 1793 में दोबारा फिर एक चार्टर एक्ट बनाया गया, एक चार्टर बनाया गया, एक अधिकार पत्र बनाया गया, जिसे बोलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ब्रिटेन की संसद ने 20 वर्षों का अधिकार और दे दिया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासनाधिकार बढ़ा दिया गया। हम इस एक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है। आप जब हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे 1793 का एक्ट क्या था,
उसमें क्या डिटेल की गई, पूरा जो डिटेल है हम उसमें देखेंगे। अभी हमने देखना है भारत के संविधान का इतिहास देखना है, किस प्रकार से संविधान बना, उसकी पृष्ठभूमि देख रहे हैं। उसमें हम देखेंगे जो 1793 का जो चार्टर एक्ट ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि जो ईस्ट इंडिया का शासन 1793 में खत्म होने वाला है, उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यह शासन कब तक समाप्त होगा? 1813 में यह शासन समाप्त होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन है वो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत अब 1813 में क्या होगा? समाप्त होगा। जो 1793 में समाप्त होने वाला था उसको 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासनाधिकार और दे दिया गया कि आप भारत में 20 वर्षों के लिए और शासन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 1813 में क्या किया गया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगे भी शासन करने लगी। हम इसके बारे में और देखते हैं। तो एक चार्टर एक्ट और बनाया गया 1813 में। 1813 में भी एक चार्टर एक्ट और बनाया गया, 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत भी यही व्यवस्था की गई कि भारत के अंदर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया गया। 1773 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया, 20 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया। उसके बाद 1793 में जब इस चार्टर एक्ट का प्रभाव समाप्त होने वाला था तो 1793 में एक नया चार्टर और बनाया गया, एक चार्टर एक्ट और बनाया गया, एक अधिकार पत्र और बनाया गया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए 20 वर्षों का अधिकार और दे दिया गया। तो जो 1793 में जो चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों का शासनाधिकार जो 1813 तक चल रहा था, वो 1813 में उसका प्रभाव समाप्त होने वाला था। तो उस 1813 के अंदर एक नया चार्टर बना दिया गया, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर से भारत में 20 वर्षों के लिए शासन करने का अधिकार दे दिया गया। अब जो ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अधिकार था वो कब तक के लिए हो गया? 1833 तक के लिए हो गया, 1833 ईस्वी तक के लिए हो गया। तो अब 1813 से जो चार्टर एक्ट बना उसके तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 तक के लिए शासन करने का अधिकार और दे दिया गया। उसके बाद आता है कि जो 1833 में जब इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या व्यवस्था की जाएगी? उसके बाद फिर से एक चार्टर और बनाया गया 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा एक बार फिर से चार्टर बनाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के अंदर एक व्यवस्था यही की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए शासन करने का अधिकार दे दिया, शासन करने का अधिकार दे दिया, अधिकार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए शासन करने का अधिकार किसमें और दे दिया गया? तो 1833 में। जिस 1813 के चार्टर एक्ट का प्रभाव 1833 में समाप्त होने वाला था, 1833 में एक बार फिर से ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए एक कानून बनाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों का शासन और दे दिया गया। इस वक्त एक और व्यवस्था की गई, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था,
तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों का अधिकार और दे दिया गया। उसके बाद भारत के अंदर बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया कि अब जो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग उस वक्त के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो उसी वक्त जब इसका पद को बढ़ाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो विलियम बेंटिंग को उस वक्त क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? विलियम बेंटिंग था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना दिया गया। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग थे। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों का शासन और करने का अधिकार दे दिया गया। तो मतलब 1833 के चार्टर एक्ट का प्रभाव 1853 में समाप्त होने वाला है। 1833 के इस चार्टर एक्ट का प्रभाव कब समाप्त होगा? तो 1853 में समाप्त होगा। 1853 में जब ये चार्टर एक्ट का प्रभाव समाप्त होगा तो क्या व्यवस्था होती है वो हम अब देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि अब भारत के अंदर ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार का अधिकार लगभग पूरा हो चुका था। जो भारत की जो रियासतें थी उनको विलय में शामिल कर लिया गया था। भारत जो संधियां की गई 1818 के अंदर, 1817 और 1818 में जो संधियां की गई उन संधियों के तहत लगभग भारत की सभी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, सभी रियासतों को अपने अधीन ले लिया, उनके साथ संधियां कर ली गई। जो संधि से नहीं माने उनके साथ युद्ध करके उनको जीता गया। यानी सभी जो रियासतें थी उनमें अब अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। हर एक रियासत के अंदर अंग्रेजी सरकार के रेजिडेंट रहा करते थे। अब जो पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार का जो अधिपत्य स्थापित हो चुका था, तो अब ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब एक व्यापारिक कंपनी को आगे और शासन करने का अधिकार न दिया जाए। अब जो भारत पर जो सीधा जो अधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन का हो, किसका हो? ब्रिटिश क्राउन का हो, ब्रिटिश महारानी का जो शासन भारत में हो, डायरेक्ट शासन भारत में ब्रिटिश सरकार का हो जाए। अब बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को न शामिल किया जाए, इसलिए 1853 में यह व्यवस्था की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार न देकर, 20 वर्षों का शासनाधिकार न देकर आगामी नई व्यवस्था तक के लिए शासनाधिकार दिया गया।
1853 का जो चार्टर एक्ट है, जो भारत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्ति का बीज बोता है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने का बीज निहित है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त यहीं से शुरू हो जाता है कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में चलेगा। भारत के लिए सीधा ब्रिटिश महारानी का शासन चलेगा। उसके लिए इन्होंने व्यवस्था की कि 1853 में जो चार्टर एक्ट दिया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार नहीं दिया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि आगामी जो भी नई व्यवस्था हम करेंगे, तब तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर सकती है, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 50 साल में हो। यह सारी व्यवस्था कब की गई? 1853 में की गई। इसमें यह निहित कर दिया गया कि अब आगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इस पूरे भारत में अब किसका शासन चलने वाला है? तो सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने वाला है, सीधा ब्रिटिश से शासन चलेगा। बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करती थी, अब डायरेक्ट भारत में शासन कौन करना चाहता है? ब्रिटिश क्राउन करना चाहता है, ब्रिटिश महारानी करनी चाहती है। तो ये व्यवस्था कब की गई? 1853 के चार्टर एक्ट में की गई। अब आपको पता है कि इसके 4 साल बाद 1857 में भारत में प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था, जिसे हम 1857 की महान क्रांति का नाम देते हैं। 1857 की क्रांति का जो नाम देते हैं, 1857 में भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस व्यवस्था जो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1858 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने एक चार्टर एक्ट और बनाया गया, जिसका नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, जिसका नाम रखा गया। 1858 में एक नया नियम लाया गया, नियम एक अधिकार लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, जिसका नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम क्या देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद उस क्रांति को जब दबा दिया गया, उस विद्रोह का दमन कर लिया गया, जब 1858 तक उस क्रांति का दमन कर लिया गया, उस विद्रोह का दमन कर लिया गया, तब क्या किया गया कि एक नया नियम लाया गया, एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया गया 1858 में, जिस नियम का नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम जो 1858 में लाया गया, उसमें क्या व्यवस्था की गई, किस प्रकार से भारत में रूल और रेगुलेशन चलाए गए। अब हम उसको देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में पहली व्यवस्था यह की गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, शासन नहीं चलेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो नाम उन्होंने दिया, एक नाम और दिया गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक नाम दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। क्या नाम दिया गया? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक अच्छी सरकार का नियम, भारत के लिए एक अच्छी सरकार को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया उनके द्वारा? 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको एक अन्य नाम दिया गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत इस भारत शासन अधिनियम जो 1858 में लाया गया, इसमें पहली व्यवस्था तो ये की गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब उसको राजनीतिक शक्ति नहीं दी जाएगी, वो भारत में सिर्फ क्या करेगी, व्यापार ही करेगी। क्या करेगी, व्यापार ही करेगी। अब आगे 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया। अब भारत में सीधा जो शासन होगा वो किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा। अब भारत में सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। तो भारत में सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा, ये इसमें व्यवस्था की गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई कि भारत में अब ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन होगा। बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसको एक व्यापार करने के लिए छूट दी गई, राजनीति या शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया। यह व्यवस्था थी इसमें। अब इसमें देखो ब्रिटिश क्राउन का शासन जब भारत में हुआ तो ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एक विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, भारत मामलों का विभाग। इस नियम के तहत, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत मामलों का विभाग बनाया गया, विभाग बनाया गया। और जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैध शासन जो प्रारंभ किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो शासन प्रारंभ किया गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में भारत मामलों का एक विभाग बनाया गया, जिसमें भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया, पद सृजित किया गया। एक नया पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत सचिव, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करेगा। ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि भारत में बनाया गया। किसको बनाया गया, भारत सचिव को बनाया गया, जो भारत में ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश महारानी का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जो भारत मामलों का विभाग देखेगा वो कौन था, भारत का सचिव था। 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत मामलों का विभाग बनाया गया, जिसमें भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत में भारत सचिव का क्या किया गया, एक पद सृजित किया गया। तो भारत का जो प्रथम भारत सचिव था, प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया। प्रथम भारत सचिव किसको बनाया गया, लॉर्ड स्टैनले को भारत का प्रथम भारत सचिव बनाया गया। भारत मामलों का विभाग बनाया गया, जिसमें भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और प्रथम भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनले थे। इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक व्यवस्था की गई कि भारत में अब द्वैध शासन नहीं चलेगा। जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो शासन था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के अंदर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, जिसमें भारत मामलों का विभाग होगा, जो भारत सचिव उसको देखेगा। तो भारत का ये पहला भारत सचिव कौन था, लॉर्ड स्टैनले पहले भारत सचिव हुए। लॉर्ड स्टैनले पहले भारत सचिव हुए। और जो भारत सचिव का जो पद बनाया गया, तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का
गठन किया गया। तो भारत सचिव की सहायता के लिए, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया और भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में जो सीधा शासन था किसका था? ब्रिटिश क्राउन का शासन था। इसमें एक और व्यवस्था की गई, जो भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल का पद था, अब उसका पद नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया। इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद का नाम क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था। ये जो वायसराय है, ये भारत में ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि था। ये जो वायसराय है, ये भारत के अंदर ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका नाम पहले भारत का गवर्नर जनरल था। अब उसका पद नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया। तो भारत के जो पहले वायसराय थे, प्रथम वायसराय, उस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया। जब उसका नाम वायसराय कर दिया गया, तो भारत के प्रथम वायसराय भी कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल भी थे। क्या थे? गवर्नर जनरल भी थे। तो जो गवर्नर जनरल थे, वो ब्रिटिश भारत के लिए थे। गवर्नर जनरल किसके लिए थे? ब्रिटिश भारत। ये तो वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग दो काम किया करते थे। एक तो ये थे गवर्नर जनरल, और एक थे ये वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जब कोई ब्रिटिश भारत के लिए जब कोई भी नियम बनाते, तो गवर्नर जनरल के तहत बनाते। लॉर्ड कैनिंग जब ब्रिटिश भारत यानी भारत का वो हिस्सा जो सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और भारत का कुछ हिस्सा था जो देशी रियासतों के शासकों के अधीन था, जो संधि के तहत अंग्रेजों के अधीन थे। तो ब्रिटेन के अधीन इसी संधि के तहत थे। वो देशी रियासतों के शासक, जो उनका जो क्षेत्र था उसे देशी भारत कहा जाता था। रियासतों वाला जो भारत था उसको बोला जाता था देशी भारत, जहां पर विभिन्न शासकों का अधिकार था, जो इसी संधि के द्वारा 1817 और 1818 की जो संधियां हुई, उन संधि के तहत अंग्रेजों के अधीन थे। और एक वो हिस्सा जो सीधा जहां पे ब्रिटिश अधिकारियों का शासन चलता था, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन चलता था, उसको नाम दिया जाता था ब्रिटिश भारत उसको नाम दिया जाता था। तो ब्रिटिश भारत के लिए जो व्यवस्था की जाती थी, उसके लिए कौन थे? गवर्नर जनरल थे। और देशी भारत के लिए जो व्यवस्था की जाती थी, उसका
उसके लिए अधिकारी कौन था? वायसराय था। ये दोनों ही पद एक ही व्यक्ति को दिए गए, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जब ब्रिटिश भारत के लिए होते थे तो उसका नाम होता था गवर्नर जनरल, देशी भारत के लिए उसका नाम क्या होता था? वायसराय होता था। इस प्रकार की व्यवस्था भी 1858 के इस भारत शासन अधिनियम में की गई। द्वैध शासन को हटा दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो अधिकार था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्यिक शक्ति दी गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक शक्तियां दी गई, उन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। उस द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और भारत में भारत मामलों का एक विभाग बनाया गया। भारत के लिए ब्रिटेन में भारत मामलों का विभाग बनाया गया, जिसमें भारत सचिव का पद सृजित किया गया। पहले जो भारत सचिव थे वो थे विलियम बेंटिंग। पहले भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनले पहले भारत सचिव थे। लॉर्ड स्टैनले पहले क्या थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जो वायसराय भारत में ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करता था, जो देशी भारत में ब्रिटेन की महारानी का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था। पहले जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के लिए गवर्नर जनरल के रूप में थे और देशी भारत के लिए किसके रूप में थे? वायसराय के रूप में थे। तो ये व्यवस्था कब की गई? 1858 के भारत शासन अधिनियम में की गई। अब हम इसके बाद एक और अधिनियम देखेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम देखने वाले हैं 1909 का भारत अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम भी उसको कहते हैं। अब हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो उसके बाद 1858 के बाद भारत में और भी कई नियम बनाए गए। वो सारे के सारे जो नियम अपने इसमें नहीं देखने वाले, वो देखेंगे भारत के आधुनिक इतिहास में। अब हम ये देखने वाले हैं कि 1909 में क्या व्यवस्था की गई और किस प्रकार से हमारे भारत में संविधान बनने का जो कार्य जो प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो हम देखने वाले हैं। तो 1909 का हम भारत परिषद अधिनियम देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। 1909 में जब ये भारत परिषद अधिनियम बना, उस वक्त भारत सचिव थे मार्ले, तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? तो मार्ले भारत के क्या थे? भारत सचिव थे। और तत्कालीन गवर्नर जनरल, तत्कालीन उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे जो थे मिंटो। मिंटो उस वक्त भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन दोनों के नाम पे ही इस अधिनियम का नाम रखा गया, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम इसका नाम रखा गया। आपको पता है कि ये जो गवर्नर जनरल है, अभी बताया था, ये जो गवर्नर जनरल किसके लिए था? तो ब्रिटिश भारत के लिए था। तो ये जो अधिनियम लाया गया, ये भी किसके लिए लाया गया? ब्रिटिश भारत के लिए लाया गया। भारत का वो क्षेत्र जहां सीधा ब्रिटिश अधिकारियों का शासन चलता था, बीच में राजा रजवाड़ों का शासन नहीं था, देशी रियासतें नहीं थी, वो क्या था? सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। वो क्षेत्र उस क्षेत्र के लिए लाया गया जिसे ब्रिटिश भारत कहते हैं। और उस वक्त ब्रिटिश भारत के लिए जो अधिकारी थे उसका क्या नाम था? गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे? मिंटो थे। देशी भारत की बात की जाए तो ये मिंटो उस वक्त देशी भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें क्या किया गया? तत्कालीन जो भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे।
गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो थे। किसके लिए लाया गया? तो ब्रिटिश भारत के लिए लाया गया। ये जो नियम था ये ब्रिटिश भारत के लिए लाया गया, ब्रिटिश भारत के लिए ये नियम लाया गया। इसका एक नाम क्या रखा गया? मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा जाता है। ये जो अधिनियम है इसके अंदर जो व्यवस्था की गई वो देखो किस प्रकार से की गई। अब देखो जब इन्होंने देखा 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता के साथ लड़े, दोनों एक साथ होकर के लड़े, एकजुट होकर के अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़े। तब इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों में फूट डालने के लिए एक नई व्यवस्था स्टार्ट की, सांप्रदायिक व्यवस्था स्टार्ट की, जिसका नाम क्या रखा गया? सांप्रदायिक चुनाव। जिस व्यवस्था को क्या कहा गया? सांप्रदायिक चुनाव। दोनों में अलग अलग चुनाव किए गए, मुस्लिमों के लिए चुनाव अलग होंगे और बाकी सभी के लिए चुनाव अलग होंगे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की जो फूट डालने का जो कार्य किया वो कब किया? 1909 में माना जाता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो फूट डालने का कार्य जो अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति यही रही थी कि फूट डालो और राज करो। उसके तहत इन्होंने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने मुस्लिम लीग हेतु इन्होंने अलग से एक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की। इनका निर्वाचन अलग करने के लिए कहा गया, जिसमें इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया गया। मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई। यदि हम देखें कि भारत में सांप्रदायिकता के जनक कौन थे? भारत में देखो इस वक्त भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी और भारत में सांप्रदायिक के जनक माने जाते हैं वो मिंटो को माना जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के जनक किनको माना जाता है? मिंटो को, क्योंकि मिंटो उस वक्त भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। देशी भारत के लिए क्या थे? वायसराय थे। अब इसमें और क्या व्यवस्था की गई? इसके अंदर केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब इसमें और क्या व्यवस्था की गई वो देखते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन प्रारंभ किया गया। भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में सांप्रदायिकता के जनक कौन थे? मिंटो थे। ये इनकी फूट डालो राज करो की नीति के तहत हुआ था। अब इसमें इन्होंने क्या किया? केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें बनी थी उन परिषदों में सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनकी संख्या को क्या किया? बढ़ा दिया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई। संख्या में वृद्धि कर दी। इस वक्त कुल कितनी हो गई थी? तो इनकी संख्या कुल 60 हो चुकी थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं या विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस वक्त जो कितनी कर दी गई विधान परिषदें? 60 कर दी गई। किसके तहत? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषदों की संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। इसमें और व्यवस्था की गई। जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें जो सरकारी जो बहुमत है, जो सरकारी कर्मचारी जो थे, ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो इसमें सरकारी बहुमत बढ़ा दिया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें सरकारी बहुमत रखा गया।
वे लोग जो ब्रिटिश सरकार की सरकारी नौकरी में तहत थे उन्हें रखा गया। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत में रखा गया, जो सरकारी नौकरी थे उन लोगों को बहुमत में रखा गया। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें गैर सरकारी बहुमत रखा गया, गैर सरकारी बहुमत रखा गया। उस वक्त जो सरकारी नौकरी मिला करती थी वो किन्हें मिलती थी? तो अंग्रेजों को मिलती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद है इसके अंदर जो बहुमत किनका होगा? अंग्रेजों का बहुमत होगा, अंग्रेजों का बहुमत होगा, अंग्रेजी अधिकारियों का बहुमत रहा। इसके अंदर केंद्रीय विधान परिषद के अंदर किसके तहत? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में किनका बहुमत रहा? अंग्रेजी अधिकारियों का बहुमत रहा, जिन्होंने जिनकी संख्या इन्होंने क्या दी कि हम इसमें किसका बहुमत रखेंगे? तो सरकारी बहुमत रखेंगे। सरकारी बहुमत का मतलब यही था कि उस वक्त जो सरकारी नौकरियां दी जाती थी वो ज्यादा किनको दी जाती थी? अंग्रेजी अधिकारियों को, अंग्रेजों को दी जाती थी। तो उसमें केंद्रीय विधान परिषद में किनका बहुमत रखा गया? तो सरकारी बहुमत रखा गया, अंग्रेजों का बहुमत रखा गया। तो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी बहुमत रखा गया, मतलब उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो यह व्यवस्था किसमें की गई? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई। इसमें एक और व्यवस्था की गई कि जो विधान परिषदों की चर्चा संबंधी जो अधिकार थे, विधान परिषदों में चर्चा करने के जो अधिकार थे, चर्चा से संबंधित जो अधिकार थे, उनमें भी वृद्धि कर दी गई। दोनों परिषदों में, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इन दोनों में चर्चा करने का जो अधिकार इनके सदस्यों को दिया गया, उन अधिकारों में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। अब इनको वृद्धि कर दी, जैसे ये अब किसी भी प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अब ये कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इनकी शक्तियां और बढ़ा दी गई। तो इसमें और व्यवस्था क्या की गई वो देखते हैं। इसमें की गई कि विधान परिषदों में चर्चा संबंधी अधिकारों में वृद्धि की गई। जैसे पूरक प्रश्न पूछना और बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से इनकी शक्तियां और बढ़ा दी गई। विधान परिषद, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे वो प्रांतीय विधान परिषद हो, उन दोनों विधान परिषदों में चर्चा से संबंधित, उसमें जो चर्चा होती थी उन चर्चाओं से संबंधित जो अधिकार थे उनको बढ़ा दिया गया। अब उनको सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी प्रश्न के तहत आप उसका पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हो, बजट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हो। तो इस प्रकार की शक्तियां भी बढ़ा दी गई। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आज हमने देखा 1773 के बाद के जो चार्टर एक्ट थे, 1793 का चार्टर एक्ट हमने देखा, 1813 का चार्टर एक्ट हमने देखा, 1833 का चार्टर एक्ट हमने देखा, 1853 का चार्टर एक्ट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा 1858 का भारत शासन अधिनियम देखा। उसके बाद हमने 1909 का भारत परिषद अधिनियम आज की इस क्लास में देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। तो कैसी लगी आज की ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद।